नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों, जय सिया राम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम हैं यहाँ टमाटर की क्रॉप लगी हुई है टमाटर के प्लॉट में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ टमाटर का क्रॉप लगाया गया है और यहाँ थोड़ी सी कमी हुई है कि व्यवस्थित तो लगाया गया है लेकिन एक साइज डिस्टेंस सही साट नहीं रखा गया है। तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ वीडियो में। बने रही शुरू से लेकर एंड तक दोस्तों। मैं हूँ शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कतार वाइज पौधे लगाए गए हैं लेकिन उनका डिस्टेंस सही नहीं रखा गया है। उसमें निकलने के लिए भी जगह कम है और कतारें सीधी सूंत पे नहीं लगाई गई हैं, थोड़ी इधर उधर लहरा रही हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो बनाई गई है वो शुरू से क्रमबद्ध और सही व्यवस्थित नहीं ट्रांसप्लांट किया गया है पौधे को। और बेड भी अभी बाद में बनाए गए हैं, इन पे बेड पहले से नहीं बनाए गए हैं। अगर पहले से बेड बन जाते हैं तो बेड सीधा रहता है और कतार वाइज पौधे सीधे लगते हैं। तो ये सारी इसमें समस्या देखने को मिल रही है और इसका सीधा सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि टमाटर की क्रॉप अगर आप लगाते हैं तो इसका सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो हम खेत की जुताई करवाएंगे, तो आप उसमें रोटावेटर का प्रयोग करें और हो सके तो फिर बाद में बेड भी पहले से बनवाएं। और बेड बनवा के आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से बेड बनवा के रेडी कर लें। इसके बाद आपको नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी आपको पहले से डालना होगा या फिर आप कहीं से नर्सरी रेडी नर्सरी खरीद सकते हैं। तो इसके बाद आपको नर्सरी का जब नर्सरी आप उखाड़ेंगे तो उस समय विशेष ध्यान रखें कि एक समान पौधों का चयन करें। आप छोटे बड़े पौधे कतारों में ना लगाएं और एक समान पौधे ही लगाएं। अगर आपके पास छोटे पौधे हैं, आपकी नर्सरी में कुछ छोटे पौधे भी हैं, बड़े पौधे भी हैं, तो आप छोटे पौधों को अलग कतार में लगाएं, बड़े पौधों को अलग कतार में लगाएं। इसके बाद आपको ट्रांसप्लांटिंग के बाद फर्स्ट स्प्रे इसमें रेडोमिल गोल्ड और ईसाबियोन का करना होगा। रेडोमिल गोल्ड आप सेजेंटा कंपनी की ले सकते हैं और ईसाबियोन भी सेजेंटा कंपनी का टॉनिक है। यो लगाने के ट्रांसप्लांटिंग करने के 8 दिन बाद आपको पहला स्प्रे ले लेना है और दूसरा स्प्रे 20 दिन बाद करना होगा आपको, जिसमें आप स्कोर और कवच का ले सकते हैं। स्कोर में आपको डिफेनकोनाजोल मिलेगा और कवच में क्लोरोथालोनिल मिलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे स्प्रे में आप इसमें NPK भी ले सकते हैं 19-19-19। और इसके बाद ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब 30 दिन की क्रॉप हो जाएगी आपको इसमें सेजेंटा कंपनी का एमिस्टार ऑप्टी लेना है, जिसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन के साथ क्लोरोथालोनिल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। आपको ये वाला ले लेना है जैसा आप वीडियो में इधर बोतल नज़र आ रहा है सेजेंटा कंपनी का। और इसके साथ ही आपको कोई टॉनिक भी लेना है। आप चाहें तो 05234 NPK भी ले सकते हैं। और इसके बाद जब क्रॉप आपकी 45 दिन की हो जाएगी, इसके बाद आपको इसमें पहला फूल नज़र आने लगेगा, तो आप सीधा इसमें फिर एमिस्टार टॉप का ले सकते हैं। एमिस्टार टॉप में आपको डिफेनकोनाजोल और एजॉक्सीस्ट्रोबिन देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है जो अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट को भी कंट्रोल करता है और फंगस की वजह से जो फूल ड्रॉप हो रहे होते हैं उनको भी ये कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ आपको ईसाबियोन टॉनिक फिर से लेना है और दोनों का कॉम्बिनेशन घोल बना करके स्प्रे करना है। अगर इसमें कोई सकिंग पेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कोई वाइट फ्लाई या कोई तेला माऊ मच्छर जैसे कीट अगर नज़र आ रहे हैं, तो इसके साथ आप इसमें लांसर कोड ले सकते हैं UPL कंपनी का, या फिर आप सेजेंटा कंपनी का एक्टारा जो उसमें थायामेथोक्साम 25% WG का टेक्निकल देखने को मिलता है वो ले सकते हैं। इसके साथ में आपको एक दवाई और लेनी पड़ेगी। आप ले सकते हैं इसमें इमिडाक्लोरप्रिड 17.8% SL और इनका एमिस्टार टॉप के साथ इनका घोल बना करके स्प्रे कर देना है। तो जिससे आपका अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट जैसे और जो लीफ स्पॉट जैसी प्रॉब्लम इसमें टमाटर में जो देखने को मिल रही है, और इसके अलावा इसमें जो सकिंग पेस्ट की वजह से पत्ते मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लीफ कर्ल जैसी शिकायत देखने को मिल रही है, ये शुरुआती अवस्था है अभी। अगर अभी ऐसे आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में ये लीफ कर्ल जैसे वायरस को जन्म दे देता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टमाटर की क्रॉप अगर ख़राब होती है तो लीफ कर्ल जैसे भयानक वायरस की वजह से पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो इसको समय पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सकिंग पेस्ट की वजह से, वाइट फ्लाई की वजह से आता है। शुरुआती दौर में इसमें हरा तेला और लाल तेला जैसे कीट देखने को मिलते हैं और उनकी वजह से ये पत्ते जो हैं मुड़ ऊपर की तरफ से मुड़ने लगते हैं किनारों की साइड से। और उसका जो कल्ला है, पौधे का जो ऊपर का सिरा है, कल्ला है, वो उसके जो मुलायम मुलायम पत्ते होते हैं वो किनारे की साइड से नीचे की साइड मुड़े हुए नज़र आते हैं।
तो समझ लीजिएगा कि इसमें बहुत ही जल्दी लीफ कर्ल वायरस आने वाला है। तो इसको आप पहले से प्रिवेंटिव डोज डाल के चलें। इसके लिए आप सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करें, और उसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप थायामेथोक्साम 25% WG और इसके साथ में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL ले सकते हैं। दोनों दवाई आप अलग अलग भी ले सकते हैं और कॉम्बिनेशन में आती है, तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि UPL कंपनी का जो लांसर गोल्ड है आप वो ले सकते हैं। तो ये दोनों दवाई आपको एक ही पैकेट में मिल जाएगा। और इसके बाद आप जैसे फल बनने लग गए हैं और क्रॉप जब 60 दिन की हो जाती है, तो इसके बाद आपको एक बार इसमें स्कोर और कवच फिर से लेनी है। जो आपने सेकंड नंबर पे डोज लिया था वो उसको आप चौथे नंबर पे फिर से दोहराना है। और इसमें अगर आपकी क्रॉप के अंदर पत्तियां हरी भरी नज़र नहीं आ रही हैं, हल्का सा पीलापन नज़र आ रहा है, या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, पौधा कुपोषित जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरीके का नज़र आ रहा है, तो आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला ले सकते हैं, जिससे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से उठाने में असक्षम है तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। वो ज़मीन से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं जिनको वो नहीं ले पा रहा है भोजन के रूप में, वो फिर बड़े आसानी से ले लेगा और पौधे को कुपोषित होने से पौधा बच जाएगा। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का पौधा होने लगता है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इसके लिए आप बीच बीच में एक स्प्रे छोड़ करके एक स्प्रे में आप ह्यूमिक एसिड 98% वाला ले सकते हैं, जो कि कुछ दाने वाले फॉर्म में भी आता है और लिक्विड वाले फॉर्म में भी आता है। जैसा आप वीडियो में इधर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की इसकी पाउच देखने को मिलती है, और लिक्विड फॉर्म में लेना चाहें तो लिक्विड फॉर्म में भी ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपकी 65 दिन की अवस्था हो जाती है फसल की, और 65 दिन में हल्की हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। फल पकने के स्टेज में आ जाएंगे और उस समय आपको एक बार बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले ही लगभग 60 दिन की अवस्था में ही आपको फल छेदक और जो सुंडी होती है उसकी दवाई भी इसमें डालना चाहिए। तो आप सिजेंटा कंपनी की रिवर्स ले सकते हैं, या फिर एमामेक्टिन बेंजोएट 5% EC ले सकते हैं, और उसके साथ में आप सिम्बोस भी मिला सकते हैं। सिम्बोस उसके साथ मिलाने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग आएगी आपकी, तो उसमें फलों को आप फल छेदक से बचा सकते हैं, नहीं तो आपको फल छेदक की समस्या देखने को मिलेगी और वो काफ़ी ज़्यादा फलों को ख़राब कर देगी। तो इसलिए आपको फलों के पकने से पहले ही आपको एक बार इसमें फल छेदक का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लगभग जैसे हम 8 से 10 दिन के समय अंतराल से अगर कोई इसमें स्प्रे लगा रहे हैं फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का कोई भी, तो एक बार बीच में गैप छोड़ करके, मतलब एक बार के स्प्रे में आपको फल छेदक की दवाई नहीं डालनी है, सुंडी की दवाई नहीं डालनी है। इसके बाद जैसे अगला स्प्रे करना है, जैसे मान लो 10 दिन के अंतराल से हम स्प्रे कर रहे हैं, तो आप 20 दिन के अंतराल से एक बार इसमें सुंडी की दवाई, इल्ली की दवाई ज़रूर डालें। चाहे भले ही वो कोई सा भी टेक्निकल लें, लेकिन वो लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो फल हैं टमाटर के, उनको वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़राब कर देती है और इससे हमारा प्रोडक्शन ख़राब हो जाता है और हम तोड़ के वहीं खेत में फेंक देते हैं जो ख़राब फल होते हैं। तो उससे हमको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है अगर इस तरीके से प्रिवेंटिव डोज नहीं लेते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप प्रिवेंटिव डोज लें और फलों को ख़राब होने से जो सुंडी ख़राब कर देती है, या मतलब फल छेदक जो कीट रहता है वो ख़राब कर देता है, तो उससे आप समय से उसको बचा सकते हैं। और भी आगे भी इसको जो मैंने डोज बताए हैं जी समय समय पर दोहराते रहना है, और हार्वेस्टिंग आपकी जैसे चलती रहेगी तो उसमें बीच बीच में आपको टॉनिक और DAP खाद का भी छिड़काव करते रहना है। क्योंकि फसल जब हम हार्वेस्टिंग लेवल पे आ जाती है तो फसल से हम लगभग एक दिन छोड़ के या डेली हार्वेस्टिंग करते हैं तो फसल पे काफ़ी झटका आ जाता है, पौधों पर काफ़ी झटका आ जाता है, क्योंकि ये डेली हार्वेस्टिंग वाली फसल है और इसमें पौधे को जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व जो है ज़मीन से पूरे नहीं मिल पाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पौधा एकदम झटक जाता है, कुपोषित हो जाता है। तो उसके लिए आप उसको समय समय पर DAP खाद का कतार वाइज कतार छिड़काव करते रहना है ज़मीन पे, और साथ में टॉनिक का भी इस्तेमाल करते रहना है, जिससे पौधा पूरी तरह स्वस्थ और एकदम दुरुस्त हरा भरा बना रहा है, जो कि बाद में जो और फल फ्रूट आएंगे
वो अच्छे से डेवलप हो सके। नहीं तो बाद में क्या होता है कि जैसे हम 1-2 बार हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, इसके बाद में जो फल आता है वो छोटा-छोटा आता है। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको डीएपी खाद और समय-समय पर टॉनिक का भी इस्तेमाल इसमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हार्वेस्टिंग चालू होने के बाद एकदम ही पौधा झटक जाता है और जो पत्तियां हैं वो सूख के ड्रॉप होने लगती है। तो ऐसी अवस्था में पौधा जो है पौधे पे पत्तियों की कमी हो जाती है और पौधों में पत्ती की कमी हो जाती है, तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समय से ठीक से नहीं कर पाता है। और ऐसी अवस्था में पौधे को आप कोई भी चीज़ खाद और कोई भी टॉनिक देते हैं तो वो उसका पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाता है। तो इसलिए पौधे पे जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पत्ती जो है नीचे की है इसलिए ख़राब होकर गिर रही है, लेकिन वो ब्लाइट की वजह से भी गिर सकती है, लीफ स्पॉट की वजह से भी गिर सकती है, पौधे को पोषण नहीं मिलने की वजह से भी पीली होकर गिर सकती है। तो वो बहुत ही उसके प्रति बहुत ही एडवांस रहना ज़रूरी है। नहीं तो धीरे धीरे पौधे की पत्तियां है ना पीली पड़ के गिर जाएंगी और पौधा जो है पूरी तरह से पत्ती रहित हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में पौधा ठीक से भोजन नहीं बना पाएगा। जब तक नई पत्तियां नहीं आएंगी तब तक वो भोजन बनाने में असमर्थ रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन ठीक से आना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये समय समय पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप समय समय पर उसमें डीएपी खाद या कोई और जाइम खाद या फिर कोई टॉनिक लगाते रहें। 15 दिन के समय अंतराल से लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया पौधे ट्रांसप्लांटिंग से ले करके और हार्वेस्टिंग तक, इस वीडियो में मैंने लगभग आपको शॉर्टली पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ये जानकारी शेयर करने लायक हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों मित्रों को शेयर करें। और अगर आप और ऐसे ही और अन्य क्रॉप पर इससे रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हैं और आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल पाएंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।